नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु 28 क्लास की एक सीरीज वॉच कर रहे हैं। आज हम 28 में से क्लास नंबर 13 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 12 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे या कर लिए होंगे। एक से अधिक बार रिवीजन करें तो और ज्यादा बेहतर है। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद रिवीजन अगर आप नहीं किए तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ दिन काट रहे हैं, ये हमारा मानना है। इस सीरीज की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस भी भाषा के अंदर सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि आप पूरे मार्केट में अगर थक गए हो जीके जीएस पढ़ के और कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, एग्जाम आ रहा है जा रहा है बस, तो आप एक बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए और 2026 के लिए अपना बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है और एसएससी की एग्जाम पास करके आना है। ये है 35 सीरीज, इसमें 35 क्लास हमने पढ़ाया था। और एक है 28 सीरीज जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें का 28 और पहले का 35 करना है और एक मॉक टेस्ट लगाना है। और जो है कुछ एक आध सजेशन है हमारी तरफ से। इतना कर लेने के बाद जो है आपके एसएससी की एग्जाम में जीके जीएस प्रॉब्लम नहीं बनेगी, इस बात की फुल गारंटी है। ठीक है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं। हमारा कोई सा भी जो आपका ई बुक है, पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करनी होती है, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, फैक्ट को ध्यान से समझते चलिएगा। ए टू जेड क्वेश्चन इडुकेटिव पैटर्न पे होगा, कथन आंसर के अनुसार, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, स्टेटमेंट बेस्ड होगा, तो आप अच्छे से समझिएगा। पहला जो प्रश्न है, जूडो खेल से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इम्पोन के बाद जूडो का खेल समाप्त कर दिया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन के आरडोस में हुआ है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है हम नीचे बात करेंगे। पहले दूसरा जो स्टेटमेंट है, जो करंट क्षेत्र का स्टेटमेंट डाला गया है, तो पहले करंट से कुछ देख लेता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, एशियन सीनियर जूडो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन के आरडोस शहर में कराया गया है, जहां भारत ने एकमात्र कांस्य पदक प्राप्त किया है, यानी एक ही पदक मिला है। उस पदक विजेता का नाम है ताखेलंबम इगुनंबी। ये महिलाओं के 70 केजी वर्ग में जूडो खेल के अंदर जो सीनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2026 जो चीन में कराए गए, वहां पर इन्होंने पदक प्राप्त किया कांस्य पदक के रूप में। इनका नाम जरूर याद रखें, VVI कर ले। जैसे भाई डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीता था तो धूम मचाया था एग्जाम में, उसी प्रकार से इसे भी समझिए। कम मत समझिए, कहीं ज्यादा ही समझिए, क्योंकि इन खेलों के बारे में ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अभी आपने सीनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप में देखा, अब जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप भी 2026 वाली हो चुकी है और इसका आयोजन चीन में न होकर जॉर्डन में हुआ है। ठीक है, और यहां पर भी भारत के लिए एक केंटू लैप नाम का आदमी है जिन्होंने 60 केजी पुरुष वर्ग में कांस्य पदक ही प्राप्त किया है। तो ये दोनों प्रतियोगिता में एक एक पदक जो है भारत को मिला है। इन दोनों पदक विजेता का नाम जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नजर आएगी। अब देखिए, 2024 के जो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक हुआ था, वहां से जूडो को हम रिलेट कर सकते हैं क्या, है ना। तो भाई जरूर कर सकते हैं। 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर जो है कपिल परमार नाम का एक खिलाड़ी है जो जूडो खेल से संबंधित है। इन्होंने भारत को, है ना, जूडो खेल में कांस्य पदक ही दिलाया था, है ना। और इस प्रकार भारत के लिए पैरा ओलंपिक, जूडो पैरा ओलंपिक में पहला पदक था ये, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि भाई 2024 में जो पेरिस में पैरा ओलंपिक हुआ था, वहां पे कपिल परमार ने जूडो खेल में भारत को जो है ना ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। अब जूडो के बारे में समझते हैं। देखिए, जूडो जो है ना आपका जुजुत्सु से निकला हुआ एक जापानी मार्शल आर्ट खेल है। ठीक है, तो इसे शुरू से समझ लेते हैं हर बार की तरह। देखिए, जूडो का जो है ना आविष्कार या खोजने का श्रेय या क्या बोलते हैं आधुनिक रूप में लाने का श्रेय ये डॉक्टर कानो जिगारो को दिया जाता है, जिन्होंने 1882 में इन्हें जापान में शुरू किया था सर्वप्रथम। ये जापान से ही ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे दुनिया में आज फेमस है, लेकिन उपज जापान का है ना। ये आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट है।
लड़ाकू खेल टाइप का है। और इसका जो है उत्पत्ति किस मेन खेल से हुआ है, तो आप कहेंगे जुजुत्सु से हुआ है। ये जुजुत्सु भी जापान का ही एक कला है, इसी का लेटेस्ट वर्जन समझिए जूडो है। ठीक है, इसका जूडो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है कोमलता का रास्ता। क्या होता है? कोमलता का रास्ता होता है जूडो का शाब्दिक अर्थ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो जूडो खेल की समय अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है, पुरुष तथा महिला के लिए दोनों के लिए सेम होती है 4 मिनट की, है ना। एक राउंड जूडो का खेल जो है ये 4 मिनट का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब जूडो को ओलंपिक में एंट्री कब मिली? देखिए जूडो को 1964 में एंट्री मिली थी, लेकिन सिर्फ पुरुष को अलाउ था उस समय। फिर महिला जूडो को 1992 में ओलंपिक एंट्री मिली। तो ये ओलंपिक के लिहाज से दोनों जो ईस्वियां हैं उसे ध्यान रखें। जूडो तकनीकों को अपन 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। नागे बाजा जो फेंकने की तकनीक कहलाती है, कटामा बाजा जिसे पकड़ने की तकनीक कहते हैं, और एटेमी बाजा जिसे प्रहार करने की तकनीक कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 3 श्रेणी में विभाजित है, नागे बाजा, कटामा बाजा और एटेमी बाजा। अब जो आपके स्टेटमेंट पहला था इम्पोन, इम्पोन का मतलब सबसे बड़ा स्कोर होता है जूडो के अंदर। देखिए जूडो बेसिकली अपना मोटो क्या होता है, जिसमें 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खिलाड़ी का क्या रहता है मोटो कि अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको पीठ के बल गिरा देना है जमीन पे, तभी जीत हासिल होगी। यही रहता है मेन लक्ष्य, मेन अंतिम लक्ष्य के लिए या मेन लक्ष्य के लिए। तो जूडो का जो ये सबसे बड़ा इम्पोन है, इसमें क्या होता है कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पीठ के बल गिरा देते हैं जमीन पर और 20 सेकेंड से अधिक तक उसे लेटाए रहता है, तो इसे इम्पोन कहा जाता है। और जैसे ही 20 सेकेंड से अधिक तक लेटाया रहा जमीन पर, तो विजेता घोषित कर दिया जाता है। जिन्होंने गिराया है उसको, जो लेटा है उसको नहीं, वो तो हारेगा, है ना। जो गिराया है वो जीतेगा। और जैसे ही जीत गया, चाहे ये 2 मिनट क्यों ना हुआ, 2 मिनट के बाद ही ऐसा घटना क्यों ना घटा, खेल समाप्त हो जाएगा। तो इम्पोन क्या है जूडो के अंदर? यह सबसे बड़ी स्कोर है जब एक खिलाड़ी दूसरे को पीठ के बल गिरा के 20 सेकेंड तक होल्ड कर देता है, तो वह खिलाड़ी जीत जाता है और जूडो का वह राउंड समाप्त कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये इम्पोन है। इसके अलावा बजा आरी एक शब्द जूडो में इस्तेमाल होता है। यह इम्पोन से छोटा स्कोर होता है। जैसे इम्पोन में सीधे सीधे फाइनल हो जाती है, भाई एक बार इम्पोन मिला, खेल खत्म, आदमी जीत गया। उसी प्रकार से ये स्कोर तो है, लेकिन इम्पोन की तुलना में ये छोटा होता है। यदि कोई खिलाड़ी 2 बार बजा आरी का स्कोर हासिल कर ले, यानी 2 बार बजा आरी प्राप्त कर ले, तो उसे एक इम्पोन के बराबर मान लिया जाता है। और इस परिस्थिति में भी खिलाड़ी को जीत दे दिया जाता है। और जीत देने का मतलब है उस राउंड की खेल समाप्त हो जाती है। ये अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा नियम तोड़ने पर, अगर आप जूडो का खेल में भाग लिए हैं, पैर हाथ चला के किसी को मार दिए जो अलाउ नहीं है ना, तो इस पे भैया आपको एक सीडो दिया जाएगा। सीडो एक पेनाल्टी का नाम है। जैसे आप फुटबॉल वगैरह में कार्ड दिखाया जाता है ना, वैसे ही जूडो खेल के अंदर सीडो नामक पेनाल्टी दिया जाता है ना। 3 सीडो अगर किसी खिलाड़ी को मिल गया तो इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। देखिए पहले सीडो चेतावनी के लिए जाता है, भाई गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, 3 बार दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उस खेल में आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। और ऐसे स्थिति को होन्सकू मेक कहा जाता है। ठीक है, तो होन्सकू मेक और सीडो ये दोनों क्या हो गया जूडो के अंदर? ये सजा है, जिसमें सीडो क्या हो गया? छोटा सजा, और होन्सकू मेक क्या हो गया? मेजर पेनल्टी, सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। उसी प्रकार से आपने ऊपर में देखा वजा आरी और इम्पोन क्या है? स्कोरिंग पॉइंट है। इम्पोन बड़ा स्कोर होता है, बजा आरी छोटा स्कोर होता है। अब यहाँ पे मैंने होन्सकू मेक के बारे में अलग से भी लिख दिया है कि जूडो में अयोग्य घोषित किए जाने या अयोग्य ठहरा कर मैच हारने को कहते हैं। इसके बाद भी मैच तुरंत खत्म हो जाता है। भाई एक पक्ष हार गया तो मैच खत्म होगा, इसका मतलब दूसरे पक्ष जीत गया होगा। ठीक है, तो होन्सकू मेक अगर आपको मिलेगा तो विपक्षी को जीत दिया जाएगा और आपकी हार हो जाएगी और खेल तत्काल समाप्त हो जाएगा। होन्सकू मेक कब होता है? जब आप कोई मेजर गलती करते हो या फिर आपको 3 बार सीडो मिल चुका है। भारतीय खेल प्राधिकरण, है ना, जिसे अपन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहेंगे, साई कहते हैं, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। ये भी बहुधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है।
प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक अपने यहाँ खेल का इंस्टीट्यूट बड़ा नाम है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये पंजाब के पटियाला शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। ये दोनों ही जो स्थापना की वर्ष है 84 और 61, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और साई का मेन हेडक्वार्टर दिल्ली हो जाएगा और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभिन्न केंद्रीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के उत्थान के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है, 2023 में घोषित, 24 से स्टार्ट हुआ था और ये जो है सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग हैं उन पे लागू करवाया गया। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, सही है। स्टेटमेंट भी अपने आप में एक प्रश्न आंसर होता है तो इस पे भी विशेष फोकस करते चलें। दूसरा स्टेटमेंट है जल जीवन मिशन 2.0 जेजेएम 2.0 की आधिकारिक शुरुआत मार्च 2026 में हुई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भाई अटल पेंशन तो मैंने नहीं रखा, अच्छा ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं, फिर जो स्टेटमेंट है उनके बारे में बताऊंगा। देखिए अटल पेंशन योजना यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, कुछ ना कुछ कारण होगा, देखते हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है ना, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है ना, मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों को बुढ़ापे में एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान हो, इसके लिए लाया गया था। ये अपने अंशदान के आधार पे आपको 60 वर्ष पूरा होने के बाद पेंशन देता है मासिक रूप से। यह योजना जो है अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए किया गया था। यह अटल पेंशन योजना को जनवरी 2026 में, मैं भी तो बोल रहा हूं कोई कारण होगा तभी तो पढ़ा रहा हूं। अब इसके क्या हुआ है, कुछ जो है बात मतलब बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन किया गया, इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हूं इसको। अटल पेंशन योजना को जनवरी 2026 में अगले 5 साल यानी वित्तीय वर्ष 30-31 तक जारी रहने की मंजूरी दी गई है, ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इस योजना में शामिल होने के लिए यानी अटल पेंशन योजना में आपको अगर शामिल होना है तो आपको कम से कम 18 वर्ष की उम्र पार कर लेनी होती है, साथ ही साथ 40 वर्ष से कम की उम्र होनी होती है। इससे अगर आपका ज्यादा उम्र है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। तो एज फैक्टर न्यूनतम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। आपको पेंशन कब मिलेगा भैया, तो जब 60 वर्ष तक आप जीवित रह जाओगे और 60 वर्ष के बाद भी आप जी रहे हो तो आपको अपने अंशदान के आधार पर आपको मासिक रूप से पेंशन दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, कैलकुलेशन उसी प्रकार से किसी भी जीवन बीमा या बीमा में होता है भाई, कि जितना ज्यादा उम्र है आपको उतनी ज्यादा जो है आपको ईएमआई कहिए या इंस्टॉलमेंट कहिए भरना पड़ेगा। जैसे कोई 18 वर्ष है तो मान लीजिए उसको 40 रुपया महीना भरना पड़ रहा है और आप 32 साल के हो सकता है आपको 57 रुपया महीना भरना पड़ रहा हो। तो आपके अंशदान के आधार पे आपकी जो पेंशन की राशि है वो मिलेगा 60 वर्ष के बाद। न्यूनतम 1000 है, मैक्सिमम 5000 रुपया पर मंथ तक आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा जल जीवन मिशन की जो बेसिक शुरुआत हुई थी ये 2019 में हुई थी। शुरुआत में इसका लक्ष्य 5 वर्ष में यानी 2024 तक है ना देश के सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना था, लेकिन यह योजना काफी हद तक सफल भी रहा और काफी हद तक असफल भी रहा। हमारे गांव में भी नल की तो टोटी चली गई है लेकिन पानी मैंने कभी आते नहीं देखा, है ना। तो ये जो है ना, हाल में ही इस योजना को जो है इसके 2.0 वर्जन को लॉन्च किया गया है और बताया गया है कि अब यह 2028 तक अनवरत काम करेगा, है ना। तो अगर आपसे कल हो कि एग्जाम में पूछता है कि भाई जल जीवन मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई, तो 2019 मत मार देना, दिक्कत हो जाएगा, 2026 मारना पड़ेगा ऐसी केस में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब ये 2028 तक इसकी मंजूरी दे दी गई है। शुरुआत में 2019 में चालू हुआ था और 2024 तक लक्ष्य रखा गया था कि भाई हर घर ग्रामीण इलाके में नल का जल पहुंचा देंगे। अच्छा, ऊपर की जो एक खेल था जूडो, उसी पे मैं एक बात और यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, करना चाहूंगा। एक आपसे पूछा जाता है चतुरंग खेल का जो है आविष्कार या खोज या प्रचलन किस वंश के काल में हुआ था, तो आप कहेंगे गुप्त वंश के काल में। चतुरंग जो वर्तमान में चेस है, शतरंज है,
ठीक है भाई। बाद में गुप्त काल से निकल के ये पारसिया जाते हैं, फिर दुनिया के कोना कोना में जाते हैं, और आज बहुत लोकप्रिय है। शतरंज के बारे में A to Z जानकारी आपको दे चुका हूं, सभी गोटियों की चाल, खेलने के तरीके, है ना। तो आप जो है पास्ट में या फिर टॉपिक वाइज सेक्शन में जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण घरों में जल से जल कनेक्शन देने वाला जो पहला राज्य बना था इंडिया में, ये बना था गोवा, ये बना था गोवा। कुछ अन्य राज्य जो यह लक्ष्य हासिल किया, जैसे तेलंगाना, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, ये लक्ष्य को हासिल कर चुका है। यानी यहाँ पे 100% जो है ग्रामीण इलाके में नल की जल का रिचमेंट हो चुका है। यहाँ पे इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं कि वर्तमान में देश में कितने IIT कार्यरत हैं, वर्तमान में देश में कितने एम्स कार्यरत हैं, वर्तमान में देश में कितने एयरपोर्ट कार्यरत हैं, वर्तमान में देश में कितने बंदरगाह हैं, वर्तमान में देश में कितने रेलवे स्टेशन हैं लगभग। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में धड़ाम से आते हैं। तो ये कुछ PIB की रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यह डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। देश में IIT की संख्या बढ़ के अब 23 हो गई है 2025 के अंत तक। चूंकि हम 2026 में जी ही रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कल तक का नहीं पूछेगा, 2025 तक का ही पूछेगा। चालू हवाई अड्डों की संख्या 2026 में आज तक 165 हो चुकी है। मेट्रो सेवा वाले शहरों की संख्या 2025 में जो है 26 हो गई है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इंडिया में मेट्रो की शुरुआत कोलकाता मेट्रो से हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलकाता मेट्रो के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भाई कोंकण रेलवे की शुरुआत यानी परियोजना का जो स्टार्टिंग हुआ था 1990 में हुआ था, और कोंकण रेलवे बन के तैयार यानी परिचालन स्टार्ट किया था 1998 में। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से कर्नाटक तक जाता है ना। प्रधानमंत्री, अब हम जनमन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक भी करना, है ना। शायद अभी तो नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि यह मेरा लास्ट सीरीज होगा यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद मैं कुछ और करने को सोचूंगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मेरे लिए टोटली टाइम किल है। मैं पूरे जतन के साथ पढ़ाता हूँ ऐसा कंटेंट कि बच्चे अगर अच्छे से पढ़े तो उसे पास होने से एक बार ब्रह्मा भी सोचेगा कि इसे फेल कैसे करूं, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो मेरा मन नहीं लगता कि भाई सप्ताह में 6 दिन मैं इंडल्ज रहूं एक क्लास की कंटेंट लिखने में और बच्चे देखें ही नहीं, फायदा उठाए ही नहीं, और किसी चीज से तो मुझे लाभ नहीं है। तुम देख लो, पास हो जाओ, यही मेरा कमाई है। और तुम जब तुम देखोगे ही नहीं तो क्या मतलब है ना। मैं जानता हूँ बिना एडवर्टाइजमेंट की जिंदगी में कुछ भी करना जो है संभव नहीं है। आप अगर बहुत शरीफ हो तो आपको जीने नहीं देगा दुनिया, और आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो फिर आपको अपनाना पड़ता है, बड़े बड़े फेंकना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ और करेंगे जब, लेकिन ये सीरीज तो अच्छे से एकदम पढ़ाएंगे, तो अच्छे से पढ़ लो, है ना, सफल हो जाओ। दुआओं में याद जरूर करोगे। देखिए यहाँ पे हम PM जनमन के बारे में बोल रहे हैं। 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पे जो है ये लाया गया था। इसकी जो घोषणा है नवंबर 2023 में किया गया था, और जो ये आरोपित किया गया था या लागू किया गया था ये 2024 में किया गया था। इस योजना में कई सारे मिनिस्ट्री शामिल है, जिसमें कुछ मेन मिनिस्ट्री जैसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों की जो है ये मिली जुली योजना है। और इसमें 11 महत्वपूर्ण पहलुओं को जो है ध्यान में रखा गया है। तो ये PM जनमन के बारे में छोटा सा, जहां भी ऐसे आंकड़े आए कि भाई ये कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने जिला, कितने जाति, कितने शहर पे शामिल है, तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 75 जाति को मेंशन किया गया इस योजना में। शुरुआत में 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा संगम साहित्य से क्वेश्चन आ रहा है ना। संगम साहित्य से ये क्वेश्चन आ रहा है ना। संगम साहित्य की पुस्तक तुलक्का PM में वर्णित तथ्यों पर विचार कीजिए। संगम काल में हलवाहों के लिए उजनवर का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सही है। ये कमजोर मतलब एक सामान्य हलवाहा होता था, ये बहुत बड़े कृषक नहीं होते थे, उसके लिए उजनवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड स्टेटमेंट है तुलक्का PM में वर्णित भूमि विभाजन में पलाई शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र को इंगित करता है, ये भी सही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं विस्तार से। तुलक्का PM एक ग्रंथ का नाम है। इसके लेखक इसके नाम से मिलता जुलता तुलक्कापियर है,
ठीक है भाई, है ना। यह संगम काल का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ और तमिल व्याकरण की मुख्य पुस्तक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तोलक्कापियम क्या है, तो एक व्याकरण की किताब है जो तमिल भाषा में लिखी गई है, जिनके राइटर तोलक्कापियर है, और ये संगम साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण जीवित लेखों में से एक है जो आज भी विद्यमान है। ठीक है मेरे भाई। तोलक्कापियम अरासर, है ना, तोलक्कापियम जो है अरासर, अंथानर, बेनीगर और बिल्लालर 4 जातियों को संदर्भित करता है। कल हो के अगर आपसे पूछे कि इस ग्रंथ के माध्यम से संगम साहित्य काल में कितने जातियों, कितने वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे 4। ये है अरासर, अनाथर, बेनीगर और बिल्लालर। भाई ऐसे पास होना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। पुराना जमाना गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर बुक्का, हो गया काम, आज चुक्का बन जाओगे। ठीक है भाई, तो पढ़ो अच्छे से, है ना। तो 4 जातियों को संदर्भित करता है। शासक सेना वर्ग को अरासर कहा जाता था, जो मतलब जैसे छत्री समझ लीजिए आज का, तो उस समय जो संगम साहित्य में छत्री जैसे मेलजोल खाते थे जाति, उसे अरासर कहा जाता था। इसी वर्ग के ज्यादातर शासक होते थे, सेना होते थे, सेनापति होते थे, यानी बड़े बड़े पोस्ट को कवर करते थे। बेनीगर द्वारा व्यापार और वाणिज्य का संचालन किया जाता, जैसे आज का जो वैश्य कहलाते हैं, है ना, जो ऋग्वेद में व्यवस्था है जिसमें वैश्य आते हैं, तो संगम साहित्य में उसे बेनीगर कहा गया है, जो व्यापार वगैरह किया करते थे, है ना। अंथानर, ये राजनीति और धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। यहाँ पे धर्म शब्द आ गया है तो अपन पंडित से रिलेट कर सकते हैं, ब्राह्मण से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बेलालर बड़े जमींदार होते थे, है ना, एक भूमि के मालिक होते थे ये। तो ये चारों जाति का एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है जो इस किताब में मेंशन है। इनके अलावा हलवाहा या उजनवर और दास अधिमई, हलवाहा को उजनवर भी कहा जाता था और दास को अधिमई कहा जाता था, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संगम काल में कई आदिम जनजातियां का भी नाम देखने को मिला है ना। जैसे टोडा जिसे बोलते हैं साधारण भाषा में, ये पहले क्वेश्चन रेलवे पूछता था। टोडा जनजाति का निवास क्या है, नीलगिरी पहाड़ियां जो तमिलनाडु और पश्चिमी घाट के रीजन में है ना, तो टोडास। इसके अलावा इरुला, है ना, नागा, वेदार, ये सभी जनजाति जो आदिम जनजाति थी, इनको भी दर्शाया गया है इस काल में, है ना। इनके अलावा तोलक्कापियम में जो है भूमि विभाजन की बात करी गई है। इसमें भूमि विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है ना, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक कुरुंजी होता था जो पहाड़ी भूमि के लिए इस्तेमाल है, मुल्ले देहाती भूमि के लिए, मुरुदम कृषि योग्य भूमि के लिए, नेथल तटीय भूमि के लिए और पाले रेगिस्तानी भूमि के लिए। तो ये जो है भूमि को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस तोलक्कापियम ग्रंथ के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से आप अगर मुगल को पढ़ते हैं तो मुगल बादशाह अकबर ने भी भूमि का विभाजन उनके जो मंत्री थे टोडरमल, उनके अनुसार करवाया था। तो यही चीज मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया हूँ, कहीं भी कंफ्यूजन की कोई बात रहने ही नहीं देना है तुम्हारे जिंदगी में। मुगल बादशाह अकबर ने अपने दीवान राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रणाली, जिसे जब्ती या दहसाला बंदोबस्त भी कहते हैं, के तहत कृषि भूमि को उनके उपजाऊ क्षमता और खेती की निरंतरता के आधार पर 4 भागों में बांटा था। पोलज था, परती था, चांचर था, बंजर था। तो ये मुगल काल की भूमि विभाजन की 4 है। और आपको मैंने जो ऊपर में दिखाया है वो है आपका संगम साहित्य के तोलक्कापियम ग्रंथ में भूमि विभाजन को 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अब देखिए जो अकबर के काल में भूमि विभाजन यहाँ पे हुआ है, इसमें एकमात्र भूमि पोलाज है जिसपे निरंतर खेती होती थी। बाद बाकी जो अन्य 3 आप देख रहे हैं, परती, चांचर, बंजर, इसको जो है ना जैसे 1 साल खेती हुआ, अगले साल नहीं हुआ, किसी किसी में 4 साल छोड़ा जाता था, किसी किसी समय 2 साल खाली रखा जाता था। लेकिन जो पोलाज है वो हर वक्त यानी हर साल खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। संगम युग के लोग, फिर से मैं संगम साहित्य में पहुंच रहा हूं। संगम युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि कार्य था। जिस प्रकार हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्त, तो कृषि और पशुपालन हुआ करता था। उसी प्रकार से संगम काल के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय कृषि ही माना गया है। चेर देश में कटहल फल और काली मिर्च प्रसिद्ध थे। जो चेर है ना एक वंश था उस समय प्रसिद्ध है, इसके समय कटहल, काली मिर्च इत्यादि काफी फेमस थे, है ना। देखिए कटहल जो है श्रीलंका का, सॉरी यहाँ का बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है, इसे ध्यान रखना। इसके अलावा जबकि धान, चोल और पांड देश में मुख्य फसल थी। देखिए संगम काल में 3 गो जो वंश है वो काफी पॉपुलर है,
है ना, पांड, चोल और चेर, तो इसे इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बता दिए किसके काल में क्या प्रचलित था, और संगम युग ओवरऑल जो उनका मेन बिजनेस क्या था, तो कृषि था। संगम काल में हस्तलिपि लोकप्रिय थे, जिसमें बुनाई, धातु का काम, बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण, मोतियों, पत्थर, हाथी दांत का उपयोग करके गहने बनाना सम्मिलित थे। सेम उसी प्रकार से मिलता जुलता है जैसे आप हड़प्पा काल में पढ़ते हो। कपास और रेशम के कपड़ों की कताई और बुनाई भी प्रचलित थी। अब देखिए कितनी ज्यादा मेल खाता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो कपास है उसको सबसे पहले उपजाने का जो श्रेय है हड़प्पा वासी को ही दिया जाता है। बाद में ये संगम साहित्य में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी कपास की खेती जो है प्रचलन में था, है ना। सिल्क मार्ग का खोज किसने किया, यहाँ पे रेशम शब्द का प्रयोग है। सिल्क मार्ग का खोज किसने किया, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे रखता हूं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आंतरिक और विदेशी व्यापार भी प्रचलित थी, ठीक है। इनके अलावा तीसरी सदी के अंत में संगम युग में धीरे धीरे गिरावट देखी गई, यानी डिक्लाइन होते चले गए। इसके पश्चात कलम्बरो एक प्रकार का कबीला कहिए, समुदाय कहिए, इन्होंने तमिल देश पर कब्जा करके 2.5 शतक तक राज किया, यानी अब जो है इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया पूरे के पूरे तमिल रीजन। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, पांड्य वंश के एक शासक हुए कुंडगोन, है ना, इन्होंने कलम्बरो को पराजित किया था। वीवीआई कर लेंगे, जैसे आपने कई बार इतिहास में कई शासक को आपने देखा कि उसका जो है कार्यकाल तो चल रहा है, बीच में ब्रेक हुआ फिर से आया, है ना। वैसे ही इनको पांड्य वंश में भी हुआ था कि भाई जो पांड्य वंश है ना, तो वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था। बाद में पांड्य वंश के एक शासक हुए कुंडगोन, उन्होंने कलम्बरो को हराया और फिर से जो है शासन स्थापित किया, इसीलिए इसे पांड्य वंश के वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना समझिए कि जो तमिल क्षेत्र था उनके डिक्लाइन क्यों हुआ, तो कलम्बरों के आक्रमण कहिए या कब्जा करने के कारण हुआ था, ठीक है। आते हैं नीचे, अन्य महत्वपूर्ण संगमकालीन साहित्य। अभी तो हमने तुगलका पीएम की महिमा को जाना है, अन्य कई और संगम साहित्य अवेलेबल है जिनके राइटर के बारे में जानेंगे। सिलप्पादिकारम एक ग्रंथ का नाम है, इसके लेखक चेर राजकुमार यानी चेर वंश से होंगे ये, इनका नाम है इलांगो आदिगल, ठीक है, हाँ, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मणि मैथिली एक किताब का नाम है, इसके लेखक सित्तलाई सत्तानार है। तिरुकुल्लर, इसके लेखक महान दार्शनिक और कवि तिरुवुल्लर है, जिसका हमने ऊपर गुणगान किया है। पजमोली एक लेखक, इसके लेखक मुनुराय अरैयर है। एक नालादियार साहित्य का नाम है, इनके लेखक कई सारे जैन भिक्षु है, कोई पार्टिकुलर नहीं है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब संगम साहित्य का जो है अवेलेबल प्रमाण है। इनके अलावा संगम काल के 3 सबसे शक्तिशाली राजा कौन कौन से हुआ, तो भैया एक चोला वंश हुआ, चेरा वंश हुआ और पांड्या वंश हुआ। मैंने ऊपर बताया था, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। देखिए चोल वंश, इसके संस्थापक करिकाल को माना जाता है, करिकाल चोला, ठीक है। राजधानी इसका उरेयूर था, बाद में कावेरीपट्टनम और वर्तमान तंजावुर तक जो है फैला। इसकी राजकीय चिन्ह टाइगर था, बाघ था। चेर एक वंश है, चेर एक वंश है, इसके संस्थापक उदयन जेरल अथान को माना जाता है। इसकी राजकीय चिन्ह धनुष और बाण था। इसके प्रसिद्ध शासक सेनगुट्टवन था, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये चेर वंश के हैं। पांड्य वंश, पांड्य वंश, इस वंश के संस्थापक तो वैसे नेंदुजिलियन प्रथम को माना जाता है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो फिर कुंडुगोन को माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई पांड्य वंश अपने शासन व्यवस्था को बढ़िया से चला रहा था, बीच में कमजोर पड़ गया कलम्बरों के कारण, और कलम्बर जो है यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, जो हड़प लिया सब चीज। बाद में इनके एक शासक हुए, यही पांड्य वंश के कुंडुगोन, जो कलम्बरों को हराया और फिर से शासन व्यवस्था स्थापित किया, इसीलिए इसे पांड्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इनके चुनाव चिन्ह मछली थे, डबल मछली। अगला हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग शॉर्ट में एनएससी के पदेन एक्स ऑफिसियो सदस्य नीति आयोग के सीईओ होता है ना। इसके अलावा एनएससी यानी नेशनल सांख्यिकी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष शैवल चट्टोपाध्याय है, जिन्हें जून 2026 को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग होता है उनके जो पदेन सदस्य होते हैं वो नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं ना, वही होते हैं। देखिए पदेन शब्द अपने आप में एक अर्थ आपको देता है, नहीं मालूम है तो समझिए, पदेन का मतलब होता है
कि वह आदमी जो है ना, वह आदमी क्या लिख रहा है भाई, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप। तो भाई वो पदेन का मतलब होता है कि वह आदमी पहले से किसी पद पे है, एक्स्ट्रा जिम्मेवारी। पदेन अध्यक्ष मतलब एक्स्ट्रा जिम्मेवारी, जैसे राज्यसभा के अंदर पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति साहब, इसका मतलब जो अध्यक्ष है ना वो पहले से किसी पद पे है ना, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। वैसे ही तो यहाँ पे पदेन होते हैं नीति आयोग के सीईओ। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में। आइए इसके पॉइंट को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी भारत सरकार का एक प्रमुख सांख्यिकी निकाय है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 को रंगराजन आयोग के सिफारिश के आधार पर हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भाई इसके पीछे कौन से आयोग ने काम किया था, तो आप कहेंगे रंगराजन आयोग ने काम किए थे, ठीक है। इसके अलावा यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे अपन शॉर्ट में मॉस्पी कहते हैं, इसके अधीन रह के कार्य करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ के कार्यों की निगरानी करते हैं। एनएसओ भी अपने आप में दो संस्था का मिली जुली रूप है, हम नीचे बात करेंगे। इनके जो कार्य होते हैं ना उन पे नजर रखते हैं, निगरानी करते हैं, जांच करते हैं, ये आपका एनएससी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो वर्तमान ढांचा है सदस्यों का या फिर उसमें जो लोग रहते हैं, वर्तमान में कुल 7 सदस्य होते हैं जिसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष होते हैं। अंशकालिक मतलब यहां भी आपको समझना है, यानी जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष होंगे वो पूरे रूप से अध्यक्ष के नहीं रहते हैं कि भाई भर दिन ऑफिस में बैठना है, वो कुछ और रहते हैं, लेकिन पार्ट टाइम के रूप में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया होता है। समझ में आया कि नहीं। अंशकालिक अध्यक्ष होता है। 4 अंशकालिक विशेषज्ञ होते हैं जो सदस्य माने जाते हैं, ये भी अंशकालिक होते हैं, ये भी अपने अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, किसी न किसी काम में लगे होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से इस संस्था का सदस्य भी होता है। एक पदेन सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि नीति आयोग के जो सीईओ होंगे ये इनके पदेन सदस्य कहलाएंगे, और एक सचिव शामिल होता है, ठीक है। ये सभी के सभी जो भी अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, इनके कार्यकाल 3 वर्षों की होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे नोट करके मैंने लिख दिया है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसीलिए। एनएससी यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में पदेन सदस्य नीति आयोग के सीईओ होता है, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी का सचिव होता है, ठीक है। वही स्वतः ही भारत का मुख्य सांख्यिकी विद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का सचिव बनता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि भाई पदेन का मतलब होता है कि एक पद पे वो पहले से ही होल्ड करके बैठा है ना, ये तो उसका एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा जिम्मेवारी दिया गया है। तो यही चीज को यहाँ पे समझाया गया है कि भाई जो नीति आयोग के सीईओ रहेंगे वो स्वतः जो है इनके पदेन सदस्य बन जाएंगे, ठीक है, और जो मॉस्पी का सचिव होगा वही इनका सचिव होता है। तो इसे यहाँ पे लिखा गया है ना। इसके अलावा वर्तमान में एनएससी के अध्यक्ष कौन है? सैबल चट्टोपाध्याय है। इसकी नियुक्ति 18 जून 2026 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। बिल्कुल रेडी टू मूव है आपके एग्जाम में आने के लिए, है ना। और ये जो आपके एनएससी के अध्यक्ष होते हैं उनको दर्जा किसके स्तर का होता है? तो राज्य मंत्री के दर्जा के स्तर का जो है ना, इन्हें भी दर्जा प्राप्त है। इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सिफारिश पे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, माफ कीजिए, इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट की एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, नियुक्ति करने की एक ग्रुप होती है जिनमें अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, ये कहना चाह रहा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, वे भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हामी भरे तब, जांचने के बाद, ठीक है भाई। तो एक बार अगर इसमें किसी की सदस्यता या फिर अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है कार्यभार, तो हटाना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की हामी जरूरी होती है, तब राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। एक यहाँ पे नोट करके लिखा हूं जो मैंने बताया था कि भाई एनएसओ भी अपने आप में एक से अधिक संस्था का मिली जुली रूप है। तो 2019 में क्या होता है? सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था, बाद में मर्ज कर दिया गया। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ
को विलय करके दोनों का एक मिली जुली फॉर्मेट तैयार किया गया जिसका नाम है एनएसओ। और ये जो आपके सांख्यिकी आयोग है ये एनएसओ पर निगरानी रखता है। ठीक है भाई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान एक इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना का श्रेय जो है पीसी महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस को दिया जाता है और इसकी स्थापना 1931 कोलकाता में किया गया था। इनके रीजनल कार्यालय और भी जगह है लेकिन इनके जो मेन है वो कोलकाता में है। ठीक है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है। यहाँ पे आपको डिग्रियां वगैरह मिलेगा, तालीम वगैरह मिलेगा, है ना। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहरी है। अच्छा, पीसी महालनोबिस से क्वेश्चन छोटा सा और याद रख लेना, जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था ना, महालनोबिस मॉडल पे आधारित है अपना सेकेंड पंचवर्षीय योजना। हैराड डोमार मॉडल पे आधारित है आपका पहला पंचवर्षीय योजना, तो इसे ध्यान रखना है। इनके अलावा, है ना, इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ना इंडिया में 29 जून को मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस साहब का ही बर्थडे है आई थिंक। हाँ सही है भाई, 29 जून को ही मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस साहब के नाम पे। इनके अलावा यहाँ पे वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों बदल गए हैं और ये आपको पता ही है कितनी बार आपको एग्जाम में मुलाकात होगी। तो भाई वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए हैं अरुण कुमार लाहिरी जी, है ना, अरुण कुमार लाहिरी जी। और आपके जो सीईओ है वो अनुराग जैन साहब बने हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों बात को ध्यान रखना है, ये काफी बड़े नाम बड़े काम। देखिए नीति आयोग के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ऐसे तो देते आया हूँ। देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग में पदेन अध्यक्ष होते हैं। अभी पदेन का मतलब समझा दिया हूं, वे पहले से ही प्रधानमंत्री है, अतिरिक्त जो है जिम्मेवारी है इनके। नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे 2015 में आया था, जिसका उद्देश्य है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हुए भारत के लिए राजनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां तथा तकनीकी सलाह तैयार करना। ठीक है भाई, तो ये नीति आयोग के उद्देश्य है। अगला है हमारा भारतीय रामसर साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 100वां रामसर स्थल जिसे विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर रामसर साइट का दर्जा दिया गया वह पटना पक्षी अभयारण्य है। गलत है, पटना पक्षी अभयारण्य उससे पहले ही जो है रामसर का दर्जा प्राप्त कर चुका था, तो ये 100वां नहीं है। दूसरा है भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील ओडिशा और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। ये दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो स्टेटमेंट 2 ही ओनली सही है, यहाँ पे पहला गलत है। आइए समझते हैं सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड स्तर पे, तो 5 जून को मनाया जाता है। 2026 में भी मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसके आधिकारिक थीम जो रखा गया इसका था प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। इस प्रकार से जो है इनका थीम रखा गया था। थीम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर है। मेजबान देश इस बार होस्ट कंट्री जो है अजरबैजान के बाकू शहर रहा था, तो अजरबैजान ध्यान रखना है, ये कंट्री का नाम है। इनके अलावा भारत आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी 1982 को रामसर समझौते में शामिल हुआ था, है ना। रामसर समझौता क्या होता है? आर्द्र भूमि को संरक्षित करने वाला जो है एक प्रकार का स्कीम है। ठीक है, अगर इसमें कोई नॉमिनेट हो जाता है तो फिर इनके निगरानी में आ जाता है, वहां पे जाके आप डांस वांस नहीं कर सकते, मतलब जो मन में आए वो नहीं कर सकते। एक तरीके से उस पर जो है छत्र छाया पड़ गया इनका। ठीक है भाई, भारत का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है ना। भारत के जो 100वां रामसर स्थल बना है, 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा था भाई इंडिया का? बताना जरा, हुआ है तो बताना, नहीं हुआ है तो भी बताना। स्मार्ट सिटी 100वां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई बार बताया। भारत का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल में है। इसे 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 100वां राष्ट्रीय रामसर साइट होगा हमारा, ये होगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे शॉर्ट में अपन सुरहाताल भी कहेंगे। ये बलिया में है, यूपी में है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन आर्द्र भूमि जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सुंदरबन जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा भी है दुनिया में। डेल्टा ट्रायंगल जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल से बता दिया, है ना। ट्रायंगल जैसे शेप होती है डेल्टा का, तो ये दुनिया
में सबसे बड़ा डेल्टा। अच्छा, डेल्टा जो है नदियों की कौन से एज का उत्पाद है? तो आप कहेंगे डेल्टा जो है नदियों की ओल्ड एज का उत्पाद है। ओल्ड एज का मतलब नदी के जो है ना अंतिम अवस्था में डेल्टा निर्माण करता है नदी, है ना। जब निकलती है तो अलग अलग आकार बनाती है ना। डेल्टा अंत में बनाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा में जो सुंदरबन है यहाँ पे किस प्रकार की जंगल पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव एक दलदली वन होती है जो बहुत सारे जीव जंतु के प्राकृतिक आवास के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुंदरी का वृक्ष भी मिलता है और रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। सुंदरबन को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। जो आपका मैनग्रोव है उसको संरक्षित करने के लिए या फिर उसे बढ़ावा देने के लिए एक मिष्टी योजना चलाया गया था, ये मैं बताया था और ये भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, पधार चुके हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा बना के आवा होगा, ठीक है। जबकि सबसे छोटा रामसर स्थल इंडिया का जो है ये हिमाचल प्रदेश की आपका रेणुका आर्द्र भूमि और तमिलनाडु का बेम्बनूर आर्द्र भूमि है। इन दोनों में भी पहले अगर आपको मान लीजिए दोनों अलग अलग ऑप्शन में है तो सबसे पहले आपको रेणुका आर्द्र भूमि आंसर करना है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में है और बेम्बनूर तमिलनाडु का। ये दोनों का जो है ना जो एरिया है, रकबा है, वो आधा किलोमीटर से भी कम है, ठीक है। भारत के सबसे पहले रामसर शहर का जो दर्जा मिला था ये उदयपुर और इंदौर को एक साथ दिया गया था। उदयपुर सिटी और इंदौर सिटी मध्य प्रदेश, उदयपुर भी राजस्थान में, तो ये दोनों को जो है रामसर शहर का दर्जा दिया गया था। इंदौर इंडिया के ऐसा शहर है ना, कि पिछले कई वर्षों से है ना क्लीनेस्ट सिटी का जो है इन्होंने तगमा अपने नाम कर रखा है, इंदौर, है ना, स्वच्छ शहर का, ठीक है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु के 20 रामसर स्थल शामिल है वर्तमान में, है ना। अभी तक 100 है जिसमें 20 तो खाली तमिलनाडु का है। भारत में 28 राज्य है वर्तमान में, लेकिन उनमें 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें से एक भी रामसर साइट अभी तक नहीं आया है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जहां से कोई भी रामसर साइट नहीं है इंडिया का, तो आप कहेंगे 4 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देखते हैं यहाँ पे 2026 और 2025 में कुछ रामसर को दर्जा रामसर के रूप में दर्जा दिया गया, उनको देख लेते हैं। तो 2026 में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये 100वां था, 100वां को विशेष रूप से फोकस पे रखें। इनके अलावा है ना शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पटना पक्षी अभयारण्य, देखिए पटना भले बिहार की राजधानी के नाम से है लेकिन ये यूपी के एटा में है ना, पटना पक्षी अभयारण्य, इसे ध्यान रखेंगे। छारी डांडी आर्द्र भूमि गुजरात, तो ये अब तक जो है 4 2026 में आ चुके हैं रामसर के अंदर, है ना। और 2025 में जो है आपका रामसर में काफी सारे चीज आए थे। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का ये फर्स्ट जो है रामसर स्थल होगा। सिलीसेड या सिरह झील राजस्थान या अरावली रेंज में स्थित है। गोगाविल झील, है ना, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये तीनों के तीनों बिहार में है। देखिए गोगाविल, देखिए एक दीपोर बिल करके है, बताना दीपोर बिल कहाँ पे है, पूछा जाता है कई बार दीपोर बिल कहाँ पे है। ये भी रामसर स्थल है इंडिया का, दीपोर बिल, है ना, दीपोर बिल बताना। एक अंशुपा झील भी बताना, अंशुपा झील भी बताना, ये दोनों बताना कहाँ में है ना, कहाँ पे है, किस स्टेट में। तो देखिए यहाँ पे गोगाविल झील, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, नाम ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान का है लेकिन ये बिहार में है। और ये बिहार दरोगा 2021 में पूछा भी गया था उदयपुर झील कहाँ है ना। राजस्थान मार दिए बहुत सारे बच्चे, गड़बड़ हो गया, है ना। तो यहाँ उदयपुर झील बिहार में। खींचन पक्षी अभयारण्य और मेनार ये आपके राजस्थान में है। सरायकोट्टी पक्षी अभयारण्य और थेरंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये दोनों को मिला था। खेचिया पलोरी आर्द्र भूमि सिक्किम का ये पहला होगा। उधवा झील ये झारखंड का है, ये भी पहला है। तो इतने सारे जो है ये 2025 में शामिल किया गया था। ऊपर में मैंने 2026 का बताया, अब तक 3-4 क्वेश्चन बताया पूछा हूँ, जवाब दीजिएगा जो वास्तव में पढ़ने आते हैं। उष्मा संचरण की विधि, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भाई चालन, कंडक्शन, यह उष्मा संचरण की धीमी गति है जिसमें संचरण बिना अणुओं की गति की होती है, बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ मेटल पे लागू होता है ना, मेटल जो है ना, धातुओं जो है ना, धातु उस पे ये लागू होता है। यानी जो है इसमें क्या होता है कि अगर आप एक साइड से धातु को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जहां तक आप पकड़े हैं ना वहां तक गर्मी आपको लगेगी या फिर गर्म हो जाएगी। इसमें अणुओं का गति नहीं होता है इंटरनली, है ना, और ये बहुत धीमी प्रोसेस होती है। अन्य
ट्रांसमिशन के तुलना में। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है विकिरण रेडिएशन, यह उष्मा संचरण का तीव्र विधि है जिसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम के भी संभव है। ये भी सही है। बिना माध्यम के संभव वाले शब्द से आपको यह ध्यान करना है कि भाई ये वैक्यूम में, निर्वात में भी जो है इस प्रकार का ट्रांसमिशन कर सकता है, इस मोड में अगर आप करना चाहे विकिरण के माध्यम से तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बिना माध्यम, बिना मोड की भी जो है संभव है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। वैसे भी रेडिएशन काफी फास्ट होते हैं तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी आपका उष्मा का ट्रांसमिशन ऑफ हीट की एक पद्धति है, विकिरण, चालन, संवहन। तो चालन जो है स्लो है, विकिरण बहुत फास्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो रहा है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को धीरे धीरे। सबसे पहले उष्मा, यह क्या होता है? तो उष्मा भाई आप सब फील करते हो उष्मा क्या होता है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज में लिखना हो तो उष्मा क्या है? यह अणुओं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। देखिए उष्मा और ताप अलग अलग बात हो जाएगी। ताप का एसआई मात्रक कहेगा तो भाई केल्विन होगा, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होगा, ताप का, है ना। बॉडी में आप उष्मा देखते हो कि ताप देखते हो? जब आपको बुखार लगता है तो आप ताप देखते हो, है ना। तापमापी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हो, केल्विन या जो है आपको वहां तो सेल्सियस में, फैराडे में दिखाते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल जो मात्रक होते हैं एसआई वाला वो है केल्विन, ताप का। ठीक है। उष्मा जो है इसका मात्रक जूल होता है। और उष्मा का कारण क्या है? अणुओं, मॉलिक्यूल्स में कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो भाई परम शून्य ताप जो अब तक ज्ञात है ये है -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तो ऐसी भी अवधारणा है कि गैस की आयतन शून्य हो जाती है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं होगा, इसीलिए मैं यह लाइन नहीं जोड़ रहा हूँ, है ना। गैस के आयतन पूर्णतः जो है शून्य नहीं होंगे, यह क्योंकि और भी बात बताए जाते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे जो है ना सभी गैस जो है ठोस रूप धारण कर लेता है, लेकिन कई सारे अपवाद है, इसीलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। यह संसार की सबसे न्यूनतम तापमान माना गया है। तो अगर परम शून्य तापमान पूछे तो आपको यही लिखना है। एक और बात आती है कि भाई जल का जो त्रिक बिंदु है, क्योंकि जल तीनों गुण दर्शाता है ना, ठोस, द्रव, गैस, तो ये त्रिक बिंदु वाली जो टेम्परेचर है पार्टिकुलर, वो कौन सा है? तो आप कहेंगे 0.16 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करना है, तो 273.16 केल्विन हो जाएगा। ये वो पार्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पे जल की तीनों अवस्था आपको देखने को मिल जाती है, ट्रिपल पॉइंट। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? लेकिन देखिए जल का क्वथनांक हम तीसरे क्लास में ही पढ़ लेते हैं भाई कि हिमांक जो है 0 डिग्री है जल का, और क्वथनांक जो है 100 डिग्री है जल का। लेकिन जब जल H2O से D2O हो जाए तो, है ना, यानी जो साधारण जल है उसके जगह पे भारी जल की बात हो जाए तो देखिए ये डी है ना, ये हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है, ड्यूटेरियम, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाता है, जिससे इसका जो है ना बहुत कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। सबसे पहले इसके अनुभार ही बदल जाते हैं। नॉर्मल जल का अनुभार जो है 16 और 2 बार हाइड्रोजन तो 18 होता है, इसका 20 हो जाता है, क्योंकि ये जो D2 लिखा है ना इसका 4 हो जाएगा और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो इसका 20 हो जाता है। पहले अनुभार बदल जाते हैं, है ना। अब स्वाभाविक सी बात है ये भारी है ज्यादा, तो इसकी क्वथनांक भी थोड़ा और लगेगा टाइम, है ना। तो इसकी जो क्वथनांक होता है थोड़ा अधिक होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको खदकने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है, भारी जल को। और साधारण जल को कितना चाहिए? 100 डिग्री चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके मोलिकुलर वेट, है ना, अनुभार के 20 हो जाते हैं, साधारण के 18 होते हैं। इनके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे स्टेटमेंट के रूप में एसएससी पूछता है कि जब आप जल को गर्म करते हैं तो क्या प्रभाव होता है। नीचे 4 को कथन दे देगा और बोलेगा पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, कोई नहीं सही है। तो आपको बता दूं मोटे में, जल को जब आप गर्म करते हैं तो आप घर में भी देखे होंगे कि जिस लेयर तक आप भगोना में पानी रखे थे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि लेयर नीचे की तरफ सरक रहा है यार, है ना, ये क्या हो रहा है। तो से वो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हूं। जल को जब गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर प्राप्त करने तक इसका आयतन क्या होता है? घटता है, और घनत्व क्या होता है?
बढ़ता है, इसीलिए आपको जो है ना जल नीचे की तरफ घटता हुआ नजर आएगा, थोड़े एकदम नगण्य ही लेकिन आएगा। जबकि 4 डिग्री जो टेम्परेचर होती है यहाँ पे आयतन माफ कीजिए, जबकि 4 डिग्री से आगे आयतन जो है बढ़ना स्टार्ट करता है और घनत्व घटना स्टार्ट करता है। ठीक है, अर्थात जल का सर्वाधिक घनत्व और न्यूनतम आयतन कहाँ पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। भाई आयतन और घनत्व एक दूसरे के अपोजिट मान लो तो 1 मिनट के लिए, है ना। तो भाई जब जल को आप गर्म करोगे तो 0 से 4 डिग्री की जैसे ही टेम्परेचर उसको 4 डिग्री तक मिलेगा तो आयतन घटता जाएगा, क्योंकि आयतन और घनत्व हमने कहा एक दूसरे के अपोजिट मान लो, तो उस समय क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री से आगे एक लिमिट क्रॉस करेगा आपका टेम्परेचर, तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? आयतन बढ़ना स्टार्ट करेगा और घनत्व घटना स्टार्ट करेगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जल का सर्वाधिक घनत्व किस टेम्परेचर पे? तो आप कहते हो 4 डिग्री सी पे। आइए अब चालन, संवहन और विकिरण को समझते हैं। सबसे पहले चालन, इसे कंडक्शन कहते हैं, है ना। देखिए यह ठोस पदार्थ जैसे सॉलिड में यहाँ पे सॉलिड मेटल लिख लेते, धातु लिख लेते और ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, यह ठोस पदार्थ सॉलिड मेटल या धातु में उष्मा संचरण की मुख्य विधि है। इसमें उष्मा अधिक गर्म हिस्से से कम गर्म हिस्से की तरफ बढ़ती है, लेकिन पदार्थ के कण जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, जो अणु जो है, अपना स्थान नहीं छोड़ता है। वे केवल अपनी जगह पे रह के कंपन वाइब्रेट करते हैं और अपनी ऊर्जा अगले कण को ट्रांसफर करता है। ये चालन ट्रांसमिशन कहलाता है हीट का। ठीक है मेरे भाई, इसमें आपने क्या समझा भाई? कंडक्शन जो है ये ठोस मेटल में घटित होती है। इसका क्या गुणधर्म है? ये अधिक गर्म से कम गर्म की तरफ जो है बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है? इसमें अणु की जो है स्थान परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। अपने जगह पे रह के ही वाइब्रेशन से एक दूसरे को जो है एनर्जी या उष्मा कहिए या फिर गर्मी कहिए ट्रांसफर करके जो है ट्रांसमिशन को अंजाम देता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट संवहन। संवहन रहता है कन्वेक्शन। यह विधि जो है लिक्विड और गैसेस पर अप्लाई होती है। इसमें उष्मा मिलने पर पदार्थ के गर्म कण हल्के होकर ऊपर उठते हैं और उसके जगह लेने के लिए ऊपर से ठंडे और भारी कण नीचे आते हैं। इस पर गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट कार्य करता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए आप एक केतली में पानी गर्म करना चाह रहे हैं, है ना। तो जैसे नीचे की लेयर पहले गर्म हुआ तो वो गर्म होके क्या होता है? ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर की ठंडा वाटर है वो नीचे जाने लगता है। ये प्रोसेस एक साइकिल की तरह कार्य करता है। इसे ही संवहन कहा जाता है। ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। तो आपने चालन और संवहन में अंतर अगर निकालना हो तो क्या होगा भाई? है ना, चालन और संवहन में अंतर निकालना हो तो संवहन में अणु मूव कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। यहाँ पे कर रहा है क्या? कर रहा है। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट भी एक एक्स्ट्रा है, इसे ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात की भाई ये लिक्विड और गैसेस पे अप्लाई होती है। इसके अलावा आता है विकिरण। ये सबसे फास्ट होता है इन तीनों में। विकिरण उष्मा की संचरण की एक बहुत ही तीव्र विधि है। इसमें उष्मा विद्युत चुंबकीय, है ना, तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में यात्रा करती है। इसीलिए आप कभी सुने होंगे प्रकाश की परिभाषा। भाई प्रकाश क्या है? वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है भाई, के रूप में यात्रा करती है। इसे संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी माध्यम नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। इसीलिए प्रकाश को भी कोई भी माध्यम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है और निर्वात में ही सबसे ज्यादा प्रकाश की जो है चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप चंद्रमा पे बात नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो सुनेंगे नहीं एक दूसरे के बात। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि विकिरण जो है माध्यम में ट्रांसमिशन नहीं करता है, उष्मा को करता है। लेकिन कहने का मतलब है कि इसको माध्यम नहीं भी रहेगा तो भी करेगा। ये निर्वात में भी करेगा और माध्यम में भी करेगा, है ना, ध्यान रख। इसके अलावा उष्मा संचरण की विधि, ट्रांसमिशन ऑफ हीट का जो आरोही क्रम है कि भाई कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा, तो सबसे स्लो होता है यानी सबसे कम चाल होता है चालन का। उसके बाद थोड़ा फास्ट होता है संवहन और सबसे फास्ट होता है विकिरण। उसी प्रकार से मैंने आपको भूकंप में जो 3 प्रकार के कण निकल रहे थे, PS और L कण निकल रहे थे, तरंग निकल रहे थे, तो इसकी भी चाल मैंने बताया था। इसमें सबसे फास्ट होता है P चाल, इससे थोड़ा स्लो होता है S चाल और सबसे स्लो होता है L
एल का मतलब तरंग कहिए, है ना। लेकिन खतरनाक के स्थिति में उल्टा हो जाता है, सबसे अधिक खतरनाक एल तरंग होता है भूकंप में, ठीक है। तो ये भूकंप वाली बात थी, यहाँ पे हम विकिरण वाली बात करेंगे। यही है, सूरज की उष्मा पृथ्वी को जो है विकिरण के माध्यम से गर्म करता है, जबकि वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। सूरज का जो उष्मा है पृथ्वी को विकिरण के माध्यम से गर्म करता है, विकिरण के माध्यम से। विकिरण के माध्यम से गर्म करने से एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसके तो सबसे पहले मीडियम की आवश्यकता नहीं थी, अगर मीडियम मिले भी तो उसे अफेक्ट नहीं करता है। विकिरण जो है अगर इसको मीडियम मिल भी गया तो उसे अफेक्ट नहीं करता है, यानी बिना दूसरे को इंटरफेयर किए हुए, है ना, यहां तक पहुंचता है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का अत्यधिक गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ये आप सभी परिचित होंगे। इसके प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कारण यहां लिखेंगे, है ना। प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि सूर्य से निकला हुआ इंफ्रारेड रेज, देखिए सूर्य से बेसिकली दो प्रकार के रेज निकलते हैं, एक इंफ्रारेड रेज और एक अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो अल्ट्रावायलेट है उसको काफी हद तक शांत कौन कर देता है, हमारा ओजोन परत, ओजोन लेयर कर देता है। और ये जो इंफ्रारेड है ये पृथ्वी पे आते हैं, ये पृथ्वी पे जो है आते समय तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे आने देता है, लेकिन जब ये वापस जाने लगता है तो इसे जाने से रोकता है ना। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा अधिक हो जाना ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है ये, ठीक है भाई, समझ में आया छोटे शब्दों में, है ना। तो इसे ध्यान रखिए, यही चीज लिखा है यहाँ पे कि पृथ्वी का अत्यधिक गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि सूर्य से निकला हुआ जो इंफ्रारेड रेज है उसको पृथ्वी पे आने तो देता है लेकिन जाने से रोकता है, ठीक है भाई। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली बदलाव के बारे में सोचिए, यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मन में भी सोच लीजिएगा, तो एक पेड़ जरूर रोपिएगा, पेड़ पौधे से प्यार जरूर कीजिएगा। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों के अधिकांश भाग को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है नुकसान पहुंचाता है। कभी क्लोरोफ्लोरो ऑप्शन में न रहे और पूछे कि भाई CFC इनमें किससे प्रभावित होता है, तो क्लोरीन भी आंसर कर सकते हो, कोई जो है बड़ी बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आखिरी बार 2024 में ट्रेकोमा रोग से मुक्त किया था जी। उसके बाद अभी तक भारत में कोई रोग से मुक्त वाला सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है। लास्ट में 2024 में ही भारत ने ट्रेकोमा जो एक प्रकार के आंख की बीमारी होती है, इससे भारत को मुक्त कर दिया है WHO ने, ठीक है भाई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्तमान में यूरो मुद्रा का उपयोग करने वाले यूरोपीय संघ की देशों की कुल संख्या 21 हो गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों सही है। कैसे सही है, नीचे आइए देखिए। मार्च 2026 में चिली एक कंट्री का नाम है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है, ठीक है। अभी जो है चिली में कोई भी कुष्ठ रोग का प्रमाण कई वर्षों से नहीं मिल रहा था, तो WHO ने चिली को कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी या हैंसन रोग भी कहते हैं, इससे मुक्त कर दिया है, ठीक है भाई। जॉर्डन को इससे पहले सितंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त प्रमाणित किया गया था। इस प्रकार अब तक WHO के द्वारा मात्र 2 कंट्री है जो कुष्ठ रोग से मुक्त है। एक तो है आपका जॉर्डन, है ना, एक है आपका जॉर्डन और एक है आपका चिली, ठीक है। तो यही 2 कंट्री है जो आपके कुष्ठ रोग से मुक्त है, जिसमें चिली आपके करंट सेक्शन से क्वेश्चन बना देगा और जॉर्डन आपको थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन बना देगा कि भाई WHO के द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला कंट्री कौन था, तो जॉर्डन। और अभी लेटेस्ट 2026 में वो है चिली, ठीक है भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को 2024 में ट्रेकोमा जो एक प्रकार की आंख की रोग है, इससे मुक्त किया गया था, ठीक है। देखिए कहीं का फूटा कहीं भी पूछा जाता है, आपको याद होगा पूछा गया था ट्रेकोमा किस चीज की रोग है, तो भाई आंख का रोग है। ये क्यों आया था 2024 के लास्ट वाले एग्जाम में, क्योंकि WHO ने इसे जो है ना मुक्त घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल सकते हैं, अगर आप बेसिक रूट को पकड़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है भाई। मैं इसी पे काम करते आया हूं अब तक, है ना। ये बात अलग है कि हम जो बोलेंगे वो भी आपको अलग ही लगेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, वो कहावत आपने सुना होगा, तो ठीक है। जो एडवर्टाइज होगी भीड़ रहेगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, नहीं भी आएगी तो भी अच्छा लगेगा, यह सोच के कि अरे सब तो यही है, जो होगा सबको होगा, तो है ना, जाने दीजिए, विशेष नहीं। यहाँ बुल्गारिया
1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाकर यूरो जोन में शामिल हो गया है। अर्थात अब यूरो मुद्रा को प्रचलन में लाने वाले जो कंट्री की संख्या है वो 21 हो गया है। इसे ध्यान रखेंगे। यूरो अपनाने वाले कंट्री भी काफी पूछे जाते हैं। अब यहाँ मैं बता दूं यूरो को कब अपनाया गया और ये क्या है। यूरो को 1999 में सांकेतिक रूप में अपनाया गया था। उस समय आप डिजिटल करेंसी के ही या सांकेतिक मुद्रा के रूप में इसे अपनाया गया था। बाद में 2002 में जो है फिजिकल मुद्रा के रूप में इसे अपनाया गया। ये अपनाया कौन, तो जो यूरोपीय संघ के देश है उनके द्वारा अपनाया गया था। शुरुआत में 11 देश जो है बहाल किए थे इस करेंसी को अपने अपने कंट्री के अंदर। वर्तमान में 21 देश हो गया है। लास्ट में जैसा कि अभी आपने देखा कि बुल्गारिया आया है। देखिए यूरोपीय संघ का जो हेड क्वार्टर है ये आपका ब्रुसेल्स है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है। इसके अलावा यूएन सुरक्षा परिषद के जो नए सदस्य होते हैं, ठीक है, वो 2 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, जिसे अस्थायी सदस्य कहा जाता है। और जो परमानेंट सदस्य हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, उसके बारे में तो क्या ही कहना, वो तो हमेशा ही अपनी कुर्सी जमा के बैठे हैं। तो जो अस्थायी है उनको देख लेते हैं। 2026 में 1 जनवरी से इनका जो है कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। तो ये कौन सा 5 गो देश है जो यूएनए के अंदर अस्थायी रूप से 2 वर्षों के लिए आया है। ये है बहरीन, ये कौन है भैया, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया। ये जो है 5 कंट्री, ये अब 2 वर्षों के लिए यूएनए के अस्थायी सदस्य रहेंगे। इनकी सिलेक्शन कौन करता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा है उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल रहा है। मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था तो भारत भी शुरुआती लिस्ट में अपना नाम दिया था कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि भाई आपको सभी को पता होगा कि गैट का स्थान लिया है WTO और इत्तेफाक से इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ये व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है ना। तो इसके भी संस्थापक देशों, जब इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, तो संस्थापक देश में शामिल रहा था भारत। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि भारत निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक देशों में शामिल रहा है। उसमें एक WTO भी होगा, तो आपका आंसर था। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। और आपको पता होगा कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा पंजाब के भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला है पंजाब का माझा क्षेत्र रावी और ब्यास नदियों के बीच स्थित है ना। माझा क्षेत्र रावी और ब्यास नदियों के बीच स्थित है, जिसे बारी दोआब के नाम से भी जानते हैं। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में नदियों के पहले अक्षरों को मिलाकर दोआब के नामकरण की शुरुआत की गई थी। इसे मैं मुगल से रिलेट किया हूं, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। अब आइए विस्तार से समझते हैं दोआब। दोआब क्या होता है, दून क्या होता है, द्वार क्या होता है, बुग्याल क्या होता है, मर्ग क्या होता है, कंडा क्या होता है ना। और इसके अलावा हिमालय का जो है पूर्व पश्चिम विभाजन, दक्षिण उत्तर विभाजन, ये सभी बात को इस पार्टिकुलर चीज में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। भौगोलिक रूप से जो है ना पंजाब को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे अपन माझा, मालवा और आपका दोआब कहते हैं। ठीक है। मालवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वर्तमान पंजाब का सबसे बड़ा भाग है ना। इसे ध्यान रखेंगे। इन तीनों में भी सबसे बड़े पार्ट कौन सा है, तो मालवा है ना। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को हम दोआब कहते हैं। यह मूल रूप से फारसी भाषा के शब्द है। दो मतलब दो, आब मतलब पानी। तो 2 नदियों के बीच की जो भूमि है, जो उपजाऊ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लायक होनी चाहिए, उसे दोआब कहते हैं। भारत में यह व्यापक रूप से उत्तर भारत के विशाल मैदान ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है भाई। दोआब के निचले हिस्से जहां बाढ़ का नया पानी पहुंचता है और अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स वगैरह लाते हैं, जिसे सिल्ट भी कहा गया है ना। तो उसे खादर कह देते हैं, है ना। और ऊंचे हिस्सों को जहां तक ये पानी नहीं पहुंच पाती है उसे हम बांगर कहते हैं। इसे बहुत साधारण भाषा में हम जब दूसरे लैंग्वेज में पढ़ते हैं, है ना, तो हमें क्या ज्ञात होता है कि भाई जो खादर है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है और जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। समझ में आया? ये एकदम सिंपल लैंग्वेज। इसके अलावा शिवालिक की तलहटी। अब शिवालिक क्या है भाई, शिवालिक क्या कंट्री का नाम है, देश का नाम है, राज्य का नाम है? नहीं, शिवालिक जो है ये हिमालय का ऑटर भाग है, दक्षिणी भाग है हिमालय का। ठीक है। तो शिवालिक या फिर नवीन हिमालय भी इसे कहते हैं। ठीक है। तो शिवालिक की जो तलहटी है उसमें नदियों द्वारा जो कंकर पत्थरों के जमाव से, है ना, जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसे भावर क्षेत्र कहा जाता है।
दरोगा की एग्जाम में एक बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो जो भंवर क्षेत्र है इसमें क्या ही खेती होगा आप बताइए। इसमें ऊपर जो रहते हैं बहुत सारे कंकर पत्थर रहता है और नदी लगभग गायब हो जाती है, क्योंकि जो जल है इस पत्थर के नीचे से बहना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे आप क्या उपजा लोगे, है ना। तो भंवर क्षेत्र खेती के लिए अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ बताने का काम करो, है ना। तो जो शिवालिक की तलहटी में नदियों द्वारा कंकर पत्थर का जमाव होता है, उससे जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसे भावर क्षेत्र कहा जाता है। जहां नदियां भूमिगत यानी गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये जो जल है वो कोई विलुप्त नहीं होती, इस पत्थर के नीचे से बहना स्टार्ट करता है, जो आफ्टर सम टाइम कुछ दूरी के बाद फिर से उदय हो जाता है, और जहां उदय होता है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र जो है आपकी खेती के लिए ठीक है, लेकिन भावर क्षेत्र आपकी खेती के लिए ठीक नहीं है। बाद बाकी जो खादर है वो तो बहुत अच्छा होगा, नया जलोढ़ मिट्टी है ना। तो ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे भावर सेलेक्ट करना था। अब इंडिया में जो प्रचलित दोआब है उनसे आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई ये अमुक दोआब जो है सॉरी किन दो नदियों के बीच है। तो एक बिष्ट दोआब है, यहाँ पे 2 शब्द पकड़ेंगे, ब्यास और एसटी से सतलज। ये ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र को बिष्ट दोआब कहते हैं। पारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच के स्थित है। रचना दोआब रावी और चिनाव नदी के बीच स्थित है। जाच या चेज दोआब ये चिनाव नदी या झेलम नदी के बीच में जो है स्थित है, ठीक है। अब जेच पढ़े तो पहले झेलम लिख लेना, है ना। जाच चाच पढ़े तो पहले चिनाव लिख लेना, समझ में। सिंध सागर दोआब ये तो ज्यादातर भाग उधर है पाकू में, तो ये सिंधु और झेलम नदी के क्षेत्र है। गंगा यमुना दोआब बहुत बड़ा दोआब है, गंगा और यमुना नदी नाम से स्पष्ट है। रायचूर दोआब दक्षिण भारत का है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है। तो ये अपना कुछ दोआब जो नदी को रिलेट कर रहा है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक जो जियोलॉजिकल और उत्तर से दक्षिण की भौगोलिक स्थिति के आधार पर हिमालय को 4 क्षेत्र में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं, आइए यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछता है ये बताता हूं। सबसे पहले जो सबसे उत्तर में रहेगा वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जिसे सबसे उत्तरी हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय, इसे परा हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। बाहरी हिमालय नहीं कहेंगे, बाहरी तो शिवालिक को कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर। तो ये परा हिमालय या ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी हिमालय है। महान हिमालय के बारे में पूछा जाता है कि यह कहाँ स्थित है, तो आपके लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से होगा, लघु हिमालय के उत्तर में तथा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। देखिए इसकी जो विभाजन का जो दिशा है, डायरेक्शन है, ये नॉर्थ से साउथ है। तो अब जैसा लिखा है लगा लीजिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई महान हिमालय या हिमाद्री। सबसे पहले बात एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही है, हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय को। और महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में हो जाएंगे, लेकिन लघु हिमालय के उत्तर में हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा महान हिमालय के बाद यानी थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चले तो लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय को अपन मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसके सबसे बाहर में आता है बाहरी हिमालय, ऑटर हिमालय, शिवालिक या नवीन हिमालय भी इसे कहते हैं, न्यू हिमालय भी कहेंगे, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी है, ऑटर मोस्ट हिमालय है, ठीक। तो ये हो गया भाई नॉर्थ से साउथ बंटवारा। अब नदी के आधार पे जो प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का, वो भी 4 पार्टों में किया गया है, जो पूर्व से पश्चिम के रिलेट करता है, पूर्व से पश्चिम को रिलेट करता है, ठीक है। ये कौन सा है? पंजाब हिमालय। ये जो है आपका सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के जो हिमालय रीजन है उसे हम पंजाब हिमालय कहेंगे। इसे हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं, कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं। दूसरा भैया कुमायूं हिमालय। कुमायूं एक रीजन उत्तराखंड में, तो उससे आप पता कर लिए होंगे, सतलज नदी से काली नदी के बीच के एरिया वाला जो हिमालय है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। देखिए इन चारों में अगर सबसे ज्यादा विस्तार किस हिमालय की है, तो अपन कहेंगे भाई नेपाल हिमालय की है। और ये वाला जो विभाजन है आपके, है ना, ये वाला जो आपके विभाजन है ईस्ट से वेस्ट, है ना, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ये जो विभाजन है आपके, इसको किसने अंजाम दिया था? तो सिडनी बुर्राड नाम का एक आदमी था, इन्होंने जो है इस विभाजन को किया था। इनके अलावा लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी,
के बीच पाए जाने वाली एक अनुदैर्घ्य पट्टी होती है जिसे दून कहा जाता है। जैसे इंडिया में देहरादून बहुत बड़ा दून है जो उत्तराखंड का राजधानी भी है। तो दून क्या होता है और किस हिमालय में पाया जाता है, चीजों को एकदम तोड़ तोड़ के सीखना है आपको। आपने एक अरिजीत सिंह का जरूर सुना होगा इंटरव्यू कि मेरा आवाज ऐसा थोड़ी था, मैंने तो अपने आवाज को बहुत तोड़ा है, तोड़ तोड़ के सीखा है ना। तो खुद को कुछ क्रिएट करो तभी जो है पहुंच पाओगे वहां तक, है ना। तो खुद से भी दिमाग लगाइए। ये लघु हिमालय वाला जो ये वाला जो पार्टिकुलर पॉइंट लिखा है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने पहले पढ़ के सुना देना है। लघु हिमालय जिसे अपन लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय कहेंगे, यह शिवालिक श्रेणी ऑटर हिमालय के बीच, लघु हिमालय और ऑटर हिमालय के बीच पाए जाने वाली जो अनुदैर्घ्य घाटी होती है, जो पट्टी होती है, वैली होती है, उसे दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, तो दून क्या होता है भाई, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का एक पट्टी, एक क्षेत्र, एक वैली, ठीक है। इसके अलावा लघु हिमालय के ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले विशाल और हरे भरे प्राकृतिक घास के जो क्षेत्र होते हैं, मैदान होते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, तो उत्तराखंड में अगर ये चीज कहेंगे तो उत्तराखंड में हम इसे बुग्याल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इसी चीज को हम मर्ग के नाम से जानते हैं और हिमाचल में इसी चीज को हम कंडा के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे भाई ये लघु हिमालय वहां तक फैला है क्या, बिल्कुल फैला है। ये हिमाचल जो है आपके कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब जगह फैला हुआ है। बस सेम चीज को अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है कि भाई लघु हिमालय के सम ऊंचाई पे एक जो है प्राकृतिक घास का हरा भरा क्षेत्र दिखाई पड़ता है। जैसे उत्तराखंड में अगर आप हो तो वहां बुग्याल के नाम से जानोगे, जम्मू कश्मीर में हो तो मर्ग जैसे गुलमर्ग, है ना, हिमाचल प्रदेश में हो तो कंडा के नाम से जानोगे। देखिए कंडा जो है गोबर का जो उपला होता है ना, उसे भी कहा जाता है, वो मत समझ लेना यहाँ पे। इसके अलावा करेवा भूमि, करेवा भूमि क्या होता है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के समतल और ऊंचे उठे हुए पठारनुमा भूभाग है, जिसका शाब्दिक अर्थ होती है ऊंची समतल भूमि। इसे करेवा कहा जाता है और ये इसलिए फेमस है कि ये जाफरान, केसर की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, यूनेस्को के नया महानिदेशक के रूप में नवंबर 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर खालिद एल इनानी को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारतीय त्योहार दीपावली को शामिल किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2025 में अमूर्त विरासत में यूनेस्को ने दीपावली त्योहार को जो 16वें क्रमांक के होंगे शामिल किया गया था। यूनेस्को अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक 2025 में इंडिया के दिल्ली में हुआ है, वीवीआई कर लेना इसको, है ना। इसके अलावा वर्तमान समय में यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, इसे वीवीआई कर लेना, ये है विशाल भी शर्मा। विशाल भी शर्मा, किसी भी संस्था में जहां भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है वो पद काफी इंपोर्टेंट होता है ना। उसके लिए हमारे भारत के लिए यूनेस्को क्या है, यही शर्मा जी है ना। इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। विवेक चतुर्वेदी जी को बनाया गया है, जिन्होंने संजय अग्रवाल साहब का स्थान लिया है। भारत के वर्तमान सूचना आयुक्त, है ना, दिसंबर 2025 में राजकुमार गोयल को बनाया गया है, जहां हीरालाल समरिया का स्थान लिया है। सूचना आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पे राष्ट्रपति करता है। यानी इसके जो पैनल होते हैं, जो सिफारिश करेगा भाई इसको बनाइए, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री ही करेगा, है ना। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त, सीआईसी की सूचना आयुक्त आईसी का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष से पहले तक होती है, जो भी पहले आ जाए। इसके अलावा मई 2026 में रोहित जैन को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई के अंदर। आरबीआई मेंशन करना जरूरी था, ठीक है। आरबीआई के अंदर डिप्टी गवर्नर बनाया गया है रोहित जैन को मई 2026 में। ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में वर्तमान में कार्यरत 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हो गए, डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये भी लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट है, 1 साल हुआ है। शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित जैन, जो अभी अभी आपने देखा। वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी। टाइम पत्रिका द्वारा जो जारी 100 खेल भावना से जुड़े हुए मतलब शक्तिशाली लोगों की लिस्ट जारी किया गया, उसमें भारत की तरफ से स्मृति मंधाना का नाम आया है। ये वीवीआई कर लेना, है ना, अपने तजुर्बा के अनुसार बोलता हूँ रे, वीवीआई कर लेना, आएगा, ठीक है। तो भैया ये जो है खेल भावना से एकमात्र पर्सन है जिसका नाम आया है टाइम मैगजीन में, वो है भैया कौन, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इंडिया के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है, इसे ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है अगला, वो मुझे बच्चे को स्कूल लाने जाना है तो लेट हो रहा है, तो मैं किसी और दिन करा दूंगा, बाद में की क्लास नंबर 13 के पीडीएफ में तो ये दिया ही जाएगा, है ना।
तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी वाणी को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाइए, अच्छे से पढ़िए, पास हुई।